नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग है और राइज सिविल सर्विसेज के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। चालीसा का पेपर नंबर 5 4005 कोड के साथ में हम इसको पढ़ने वाले हैं। और आपको जैसा कि पता है कि इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का, सेकेंड पार्ट जो है वो एथिक्स का और थर्ड जो है वो उसमें पॉलिटी शामिल है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम शामिल है। देखते हैं बच्चों पेपर। पहला जो क्वेश्चन है ये 15 शब्द के हैं स्टार्टिंग में। संत चरण दास, कहाँ के हैं चरण दास जी? ये बेसिकली आपके मेवात क्षेत्र के संत चरण दास जी मेवात क्षेत्र के हैं। एक तो चरण दासी संप्रदाय जो है वो चलाते हैं। इसके अलावा और स्पेशलिटी के लगभग 52 जो है वो क्या है इनके शिष्य थे और इन शिष्यों में से कुछ महिलाएं भी हैं। जैसे कौन कौन सी हैं? दयाबाई और सहजोबाई। और इसके अलावा आप इसमें चरणदास जी के जो ग्रंथ हैं उनका नाम भी डाल सकते हैं। जैसे भक्ति सागर के रचयिता हैं, संदेह सागर के रचयिता हैं और ब्रह्म ज्ञान सागर के रचयिता हैं। चलिए आगे जो है वो सेकंड क्वेश्चन, संत मावसी और मावजी कहाँ के हैं? ये वागड़ क्षेत्र में, स्पेशली कौन सा? सावला गांव। ये मावला गांव भी बोलते हैं। कहाँ का होगा ये? डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ और निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निर्गुण कृष्ण की भक्ति करते हैं। जो ग्रंथ है वो चौपड़ा हैं जिनकी दिवाली पर पूजा होती है। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? आपके सोम माही जाखम नदियों के संगम पर के निर्माण कर्ता भी माने जाते हैं। और इसके अलावा बेणेश्वर धाम में क्या करते हैं? बेणेश्वर धाम के निर्माण कर्ता भी माने जाते हैं। और यहाँ पर वो क्या करते हैं? श्री कृष्ण के निराकार जो या निर्गुण अवतार है उसकी पूजा करते हैं। आगे देखते हैं भरत व्यास। कौन है भरत व्यास? ये बीकानेर के क्या है? बीकानेर के जन्मे एक प्रमुख गीतकार हैं। गीतकार का मतलब गीत की रचना करने वाले हैं। और अगर आप इनके बारे में बात करें तो 1950 से लेकर 60 के दशक में काफ़ी सारे गीतों की रचना करते हैं, जिनमें से ए मालिक तेरे बंदे हम हैं, ऐसे हों हमारे कर्म। इसके अलावा ये कौन चित्रकार है? जैसे प्रसिद्ध गीत लिखने वाले गीतकार हैं। प्रताप भानु मेहता, कौन होंगे प्रताप भानु मेहता? देखो ये जोधपुर में इनका जन्म हो रहा है। जोधपुर में इनका जन्म हो रहा है। 1967 ईयर है जब इनका जन्म होता है। भारतीय शिक्षाविद हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष, अशोक विश्वविद्यालय के कुलपति इत्यादि जो है वो रहे हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। जोधपुर के हैं। कर्नल जीएम खान, कर्नल जीएम खान कौन होंगे? कर्नल जीएम खान। देखिए कर्नल जीएम खान जो है वो राजस्थान के मूल निवासी हैं, जो राष्ट्रीय घुड़सवार रहे हैं। और विशेषता क्या आ जाएगी इनकी? राष्ट्रीय घुड़सवार रहे हैं जो 1982 में एशियाई खेलों में 3 डेज इवेंट, 3 दिन का जो घटना होती है 3 डेज इवेंट में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और 1984 में क्या मिल चुका है इनको? अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। चलिए आगे देखते हैं वर्षा सोनी। वर्षा सोनी कौन है? वर्षा सोनी एक प्रमुख कौन मानी जाएंगी? वर्षा सोनी जो है वो भारतीय हॉकी टीम की सदस्य रही हैं। 1980 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 82 का एशियाई ओलंपिक, ये तो एशियाई खेल और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से खेली हैं। इसकी टीम की मेंबर रही। 81 में क्या मिला है इनको? 1981 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। आगे हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये साहब कौन है? ये स्वतंत्रता सेनानी हैं। 1892 से लेकर 71 तक इनका जो है वो पीरियड जीवन काल है। स्वतंत्रता सेनानी हैं। एक आध्यात्मिक पत्रिका लिखते हैं। क्या नाम है पत्रिका का? कल्याण नाम की आध्यात्मिक पत्रिका लिखी है। और गीता प्रेस
गोरखपुर के सह संस्थापक हैं। संस्थापक तो कौन है इनके? जयदयाल गोयंदका जी। उनके साथ में इन्होंने क्या किया है? सह संस्थापक के रूप में कार्य किया है। भारत सरकार ने इनके सम्मान में 1992 में डाक टिकट भी जारी की है, इंपॉर्टेंट है। स्वामी केशवानंद कहाँ के आ जाएंगे? ये एक समाज सुधारक हैं जो सीकर जिले के हैं। सीकर जिले के प्रसिद्ध समाज सुधारक जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी काम करते हैं। जाट परिवार में जन्म हुआ है। ये परिस्थितियों के विपरीत जाकर सामना करेंगे और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में, जो स्वतंत्रता का युद्ध है भारत का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं, दलवीर भंडारी, इन्हें कौन नहीं जानता? जोधपुर में जन्मे हैं और भारत में मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। देखते हैं इनके बारे में। 1 अक्टूबर 1947 को इनका जन्म हो रहा है। कहाँ पर? जोधपुर में। और इसके अलावा कहाँ रहेंगे? इसके अलावा सब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पे काम करेंगे। वर्तमान में कहाँ पर हैं? वर्तमान में ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्या हैं? ये न्यायाधीश हैं, वन ऑफ द न्यायाधीश हैं। कार्यकाल जो है वो इनका बढ़ाया गया है, दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। आगे देखते हैं, झाबरमल शर्मा कहाँ के हैं? झाबरमल शर्मा जी, झाबरमल शर्मा जो है वो मेवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने गुलेरी ग्रंथावली, गुलेरी ग्रंथावली और क्या लिखा है? सीकर का इतिहास इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनकी रचना की है। अगर आप काल की बात करेंगे तो 1982 के आसपास, 1982 में क्या मिला है इनको? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये 50 शब्दों के क्वेश्चन आ गए। 50 शब्दों में बात करें तो मध्यकालीन राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता मल्लीनाथ जी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। मल्लीनाथ जी कहाँ के आ जाएंगे? मल्लीनाथ जी जो है वो बाड़मेर के हैं, आप जानते हैं। देखते हैं, 1358 में तो जन्म हो रहा है। पिताजी कौन है आपके? तीड़ा जी। और माताजी का नाम क्या हो जाएगा आपके? माताजी का नाम है जानी दे। ठीक है, तीड़ा जी और जानी दे के घर में पैदा होते हैं, 1358 में पैदा होते हैं। ठीक है, रूपा दे से इनका विवाह होगा। 1374 में क्या करते हैं? 1374 में महेवा के शासक बनते हैं। ठीक है, और क्या कहानी है इनकी? 78 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को हराकर उस क्षेत्र को अपने अंदर कर लेते हैं और राज्य विस्तार कर लेते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर प्रसिद्ध क्षेत्र है ना, और इन्हीं के नाम पर वो क्षेत्र है जिसको अपन मालानी क्षेत्र कहते हैं। बाड़मेर में इन्हीं के नाम का क्षेत्र है मालानी क्षेत्र। और एक क्या लगता है? मेला भी लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट, मध्यकालीन राजस्थान में धन्ना भगत। अब धन्ना भगत जी कौन है? रामानंद के 12 शिष्यों में से राजस्थान से 2 हैं। एक तो धन्ना जी और दूसरा कौन है यहाँ पर? पीपा जी। पीपा जी प्रताप सिंह खींची, जो कहाँ के हैं? आपके झालावाड़ से, झालरा पाटन से बिलोंग करते थे। तो रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक हैं। 1415 को इनका जन्म हो रहा है। कहाँ पर होता है? धोवन कला। और कहाँ पर है ये? टोंक में, वर्तमान टोंक में है। वर्तमान में 2 मंदिर है, एक तो धोवन कला टोंक में और चौरू गांव जयपुर में। 2 इनके मंदिर हैं। इनके जो रचनाएं हैं वो आपकी जो आदि ग्रंथ है उसमें भी शामिल है। इसके आदि ग्रंथ में भी इनकी रचनाएं शामिल हैं, जिसमें भगवान कृष्ण को समर्पित उनके 3 भजन संकलित किए गए हैं। ठीक है, किसान होने के बावजूद क्या करते हैं ये? अपने कृषि और घरेलू जीवन को बनाए रखते हुए अनेक शक्तियों को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की भक्ति करते हैं। उनकी शिक्षाएं ईश्वर के मार्ग के रूप में ईश्वर के नाम को याद करने के महत्व को रेखांकित करती हैं। नाभादास की रचनाएं भक्तमाल और धन्नारी पर्ची उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में ज्ञान देती है। इसके बारे में लिख सकते हैं। वीर तेजा जी के बारे में बताना है। वीर तेजा जी के बारे में देखिए, खडनाल कहाँ पर आता है? परवत्सर। कहाँ पर है ये? नागौर। यहाँ पर तो साहब जन्म हो रहा है तेजा जी का। और कौन है ये? ये जाट देवता हैं, जाट लोक देवता हैं। इनके बारे में देखें,
गायों के रक्षक के रूप में पूजा की जाती है। कृषि के रक्षक, गाय एवं कृषि रक्षक के रूप में पूजा की जाती है। और देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तेजा दशमी कब होती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के दिन मेला आयोजित होता है यहाँ पर करनाल में। इसके अलावा इनका अजमेर में भी सीट है। अजमेर में किस नाम से है ये, अजमेर में इनकी सीट का नाम है धौलिया वीर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप इनके बारे में डाल सकते हैं। सांप सर्पदंश का इलाज किया जाता है। ठीक है, तलवार चलाने वाले घुड़सवार देवता के रूप में पूजा की जाती है। आगे देखिए, राजस्थान में अवस्थित प्रमुख कृष्ण संप्रदाय कौन कौन से हैं। अब देखो कृष्ण जी का नाम आ चुका है, यहाँ पर अपन निर्गुण और सगुण दोनों ही डाल सकते हैं, लेकिन मेनली कौन है, सगुण है। सगुण में कौन आते हैं, वल्लभ आता है, और कौन आता है आपके निम्बार्काचार्य का निम्बार्क संप्रदाय आता है, और कौन आ जाएगा आपके गौड़ीय संप्रदाय आ जाएगा। ठीक है, तीन तो सगुण के हो गए। अब कृष्ण की भक्ति में निर्गुण है, निर्गुण के कौन कौन से हो जाएंगे, निर्गुण में एक तो मावजी, अभी बताया था आपको निष्कलंकी संप्रदाय मावजी का हो जाएगा जो मुख्य रूप से है। फिर इसमें कौन आ जाएंगे आपके धन्ना जी आ जाएंगे, जिन्होंने कुछ हद तक निर्गुण भक्ति भाव को बढ़ाया है, इनके आप नाम डाल सकते थे। अब देखें जैसे कौन कौन से आ जाएंगे। निम्बार्क की बात करें तो हंस सनकादिक और नारा जैसे उपनामों से प्रचलित निम्बार्क संप्रदाय राजस्थान में सीट कहाँ है इसकी, सलेमाबाद अजमेर में है, रूपनगढ़ नदी के किनारे पर स्थित है। हाँ, वास्तविक नाम इनका क्या था, भास्कराचार्य। नीम के नीचे पूजा करेंगे तो नाम हो जाएगा निम्बार्काचार्य। मथुरा में मुख्य की सीट हो जाएगी। गौड़ी संप्रदाय कहाँ का है, कर्नाटक के पाजक गांव में जन्मे मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, और उन्हीं के एक शिष्य हैं जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु, जो गौड़ीय संप्रदाय बनाते हैं। राजस्थान में जयपुर वाला जो गोविंद देव जी मंदिर है वो उसकी प्रमुख सीट है। इसी में लोकनाथ स्वामी मंदिर का, राधा दामोदर मंदिर इत्यादि भी इसके अन्य क्षेत्र हो जाएंगे। सनातन गोस्वामी का मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मंदिर करौली का, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। फिर आता है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय कौन करता है, वल्लभ संप्रदाय को वल्लभाचार्य करते हैं, जो राजस्थान में कहाँ पर है इनकी जगह, कोटा में मधुरेश मंदिर है, नाथ द्वारा का विट्ठल जी मंदिर है, कांकरौली का द्वारकाधीश मंदिर है, कामवन भरतपुर में गोकुलदास जी, कामवन मतलब कामा, इसमें मदन मोहन जी, ये सारे मंदिर इनका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए, मध्यकालीन राजस्थान की प्रमुख महिला लोक संतों की सूची बनाइए। शायद ये बड़ा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अब जितने भी आपको जानते हैं उनके नाम लिख दीजिए, जैसे गौरी बाई, हाँ, और फेमस कौन हो जाएगा, मीराबाई, और कौन है आपके सहजोबाई, और कौन हो जाएंगे आपकी दयाबाई, और कौन हो जाएंगे आपके करमेती बाई। ये 4-5 तो आप याद रखिए। फिर कुछ और भी हैं, जैसे और कौन आ जाएंगे इनके अलावा, करमेती बाई के अलावा अगर आप बात करेंगे तो करमेती बाई जो है वो फेमस हैं। इनके बाद में आ जाएंगे आपकी कर्माबाई, फूलीबाई है, और कौन आ जाएगा, समान बाई इत्यादि काफी सारी हैं। अब जैसे हम बात करें करमेती बाई की, तो कहाँ के हैं ये, वृंदावन में रहती थी, कृष्ण जी की भक्ति है, खंडेला में, खंडेला सीकर में उनकी स्मृति में मंदिर है। सहजोबाई कौन है, चरणदास जी की शिष्या हैं। दयाबाई भी चरणदास जी की शिष्या हैं। और सहजोबाई का ग्रंथ है सहज प्रकाश, दयाबाई का ग्रंथ है दयाबोध, याद रखना है आपको। ऐसी फूलीबाई जोधपुर की हैं, कर्माबाई अलवर की हैं, है ना। ऐसी समानबाई कहाँ की हैं आपके, माहौद अलवर की हैं। गौरीबाई कहाँ की हो जाएंगी, गौरीबाई आप जानते हैं फेमस जो है वो कहाँ की हैं, गौरीबाई जी डूंगरपुर की हैं। ऐसी मीराबाई कहाँ है, मीरा जी जो मेवाड़ की हैं। ऐसे आप एग्जाम्पल डाल सकते थे। चलिए, सेकंड पेपर जो है वो एथिक्स का है, और एथिक्स में पहला ही क्वेश्चन है यूडेमोनिया। यूडेमोनिया जो है वो किसका है, यूडेमोनिया जो है वो बच्चों एक कॉन्सेप्ट है जो किसने दिया है, अरस्तु ने। अरस्तु के द्वारा प्रदत्त जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, वो इसमें आता है। जो सर्वोच्च नैतिक लक्ष्य या शुभ जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार या आत्मदर्शन या सदाचारी बना रहना, जीवन जीना आवश्यक होता है, ये कहलाता है यूडेमोनिया। मतलब जीवन का साध्य जो है वो यूडेमोनिया है। ये कौन कहता है, अरस्तु कहते हैं। फिर आता है गुणों की एकता। गुणों की एकता का मतलब क्या हो गया, ये भी अरस्तु का ही कॉन्सेप्ट है। अरस्तु का मतलब, अरस्तु जो आपके पश्चिमी एक क्या है नीति
दार्शनिक हैं उनके द्वारा ये प्रदत्त है। अब क्या बात है गुणों की एकता, इनके अनुसार क्या होगा, एक गुण पर डिपेंडेंट और भी गुण हो सकते हैं, एक गुण के साथ साथ और भी गुण विकसित हो सकते हैं। इसी को अपन सद्गुणों की एकता या गुण की एकता कहते हैं। जैसे प्रेम जो सद्गुण है, इसके साथ में क्या आएगा, अनुकंपा, दया, ममता इत्यादि जो सद्गुण हैं वो सह अस्तित्व में आ जाते हैं। यही कहलाता है आपके गुणों की या सद्गुणों की एकता। क्या एक न्यायी व्यक्ति एक अन्यायी व्यक्ति से अधिक खुश हो सकता है या रहता है? ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसका है बच्चों? इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट है आपका प्लेटो का। किसका है? प्लेटो का। और प्लेटो ने सुकरात का जो दर्शन है, प्लेटो ने जो सुकरात का नैतिक विचार का दर्शन है उसको अपनी पुस्तक रिपब्लिका में लिखा, और जिसके अनुसार न्याय आधारित तार्किक व्यक्ति गैर तार्किक व्यक्ति से क्या रहता है, अधिक सुखपूर्वक जीवन जीता है, क्योंकि न्यायशील व्यक्ति जीवन की समग्रता को समझते हुए सही मायने में एक प्रसन्न जीवन जी सकता है। आगे देखते हैं अपन। आगे जो क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स द्वारा दिया गया केंद्रीय नैतिक विचार क्या होता है? अब जॉन रॉल्स ने जो केंद्रीय नैतिक विचार दिया है उसके बारे में एक बार समझते हैं कि किसकी बात करते हैं जॉन रॉल्स जी। देखिए, जॉन रॉल्स, जो पहली बात तो यह कि जॉन रॉल्स कौन है? पश्चिमी दार्शनिक और केंद्रीय नैतिक विचार के संदर्भ में क्या बात करते हैं? ये कहते हैं कि भाई एक न्याय आधारित समाज के निर्माता, जो न्याय आधारित समाज है, इस समाज के निर्माता को क्या होना चाहिए? इस समाज के निर्माताओं को स्वयं की स्थिति का ज्ञान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन कहता है ये कहते हैं आपके जॉन रॉल्स। क्या कह रहे हैं जॉन रॉल्स? कि जो समाज के निर्माता हैं, उन निर्माताओं को स्वयं की न्याय आधारित समाज के निर्माताओं को स्वयं की स्थिति का ज्ञान नहीं होना चाहिए। उन्हीं कंडीशन में क्या कर पाएंगे, वो एक न्यायोचित समाज का निर्माण कर पाते हैं। ये आता है केंद्रीय सिद्धांत। फिर आती है कन्फ्यूशियस की प्रमुख नैतिक और नैतिक शिक्षा क्या है? नैतिक का मतलब हो गया ये सदाचारपूर्ण एवं नैतिक शिक्षा क्या है? अब देखो, कन्फ्यूशियस की जब बात करेंगे तो कन्फ्यूशियस जो है वो आप देखिए किस किस की बात करता है? व्यक्तिगत अनुकरण की बात करता है, आत्म साधना की बात करता है, व्यक्तिगत अनुकरण की बात करता है, और किसकी बात करते हैं ये भाइयों? और ये बात करते हैं दूसरों के प्रति ईमानदारी की, और किसकी बात करते हैं? ज्ञान की, और किसकी बात करते हैं? इसके अलावा सद्कार्यों पर बल देने का कार्य यह बात करते हैं कौन? आपके कन्फ्यूशियस जी। आगे देखते हैं, दर्शन के क्षेत्र में 5 प्रमुख पश्चिमी नैतिक विचारकों के नैतिक योगदान और प्रमुख विचार कौन कौन से, इसके बारे में चर्चा करनी है। आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने दिया है आपको इमैनुअल कांट। और कांट की जो थ्योरी है वो क्या किसकी बात करता है? कर्तव्य सिद्धांत नैतिकता की बात करता है, और किसकी बात करता है? निरपेक्ष आदेश की अवधारणा की बात करता है। और कौन आ जाएंगे? इसके अलावा आते हैं आपके जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको अपन जेएस मिल भी कहते हैं। अब ये कौन है? ये सुख मूलक उपयोगितावाद की बात करते हैं, है ना। और कौन आ जाएगा बच्चों? अरस्तु आ जाएंगे। और अरस्तु किसकी बात करते हैं? सद्गुण आधारित नैतिकता की बात करते हैं। ठीक है, एक बार इनको मिटा देता हूं। ठीक है, तो किसकी बात करते हैं? ये सद्गुण आधारित नैतिकता की बात करते हैं। चलो और देखते हैं, इनके अलावा कौन आएंगे? जॉन रॉल्स, अभी बात की थी। किसकी बात करते हैं ये? निष्पक्षता आधारित न्याय की बात करते हैं। और कौन आ जाएंगे? जेरेमी बेंथम। ये किसकी बात करते हैं? ये मनोवैज्ञानिक उपयोगितावाद की बात करते हैं।
और किसकी बात करते हैं ये साथ में, सुखवादी फलन की कलन की बात करते हैं, ये आ जाएंगे। श्री अरविंदो के दर्शन के संदर्भ में आध्यात्मिक विकास की अवधारणा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये, अरविंद घोष के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये इनके नैतिक दर्शन में मनुष्य के आध्यात्मिक उद्विकास की अगर बात करें तो इसमें क्या कहते हैं, जिसकी प्राप्ति एकात्म योग से हो सकती है। मतलब इनके अनुसार एकात्म योग के माध्यम से आध्यात्मिक उद्विकास किसी व्यक्ति का हो सकता है। इन योग प्रक्रियाओं के द्वारा साधक चेतना की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वह अपना सायुज्य स्थापित करता है। ठीक है, अर्थात सायुज्य स्थापित करता है। आगे देखें इसमें और क्या कहते हैं ये, नेक्स्ट, चाणक्य द्वारा प्रतिपादित नैतिक शासन की अवधारणा क्या है? अब चाणक्य की एक पुस्तक है जिनका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बात की है किसके बारे में, नैतिक शासन की। अब क्या होगा नैतिक शासन? इनके अनुसार नैतिक नेतृत्व, न्यायपूर्ण शासन, लोक कल्याण, शक्ति और धर्म के संतुलन और सामंजस्य पर आधारित शासन क्या कहलाएगा? नैतिक शासन कहलाएगा। मतलब नैतिकता के पूर्ण रूप से कार्य किया गया शासन नैतिक शासन होगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति की केंद्रीय नैतिक शिक्षा क्या है? अब कौन है ये जिद्दू कृष्णमूर्ति? ये अपने दर्शन में आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं और चेतना के उन्नयन की बात करते हैं। अपने जीवन में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन लाने पर बल देते हैं, ये सब इनके अंतर्गत आ जाएगा। फिर आते हैं प्लेटो का यूनिवर्सलिज्म एंड इट्स एलिमेंट। प्लेटो का दार्शनिक या नैतिक सार्वभौमिकरण एवं इसके तत्व कौन कौन से हैं? अब देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा। नैतिक सार्वभौमवाद में 4 मूल सद्गुण आते हैं। कौन कौन से? विवेक, और कौन सा आ जाएगा? न्याय, और कौन सा आ जाएगा? साहस, और कौन सा आ जाएगा? संयम। ये 4 फिक्स हैं इसमें, है ना। और ये ज्यादा बल किस पर डालते हैं? प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए ये सारे सद्गुण जो है वो क्या हो जाते हैं? महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं तिरुक्कुरल। अच्छा, झूठ तब सत्य का स्थान ले लेता है जब इसका परिणाम बेदाग सामान्य भलाई में होता है। तिरुक्कुरल के उद्धरण का क्या तात्पर्य है? अब तिरुक्कुरल क्या कहते हैं? तिरुक्कुरल कहते हैं कि भाई अगर आप सार्वजनिक भलाई के लिए, कल्याण के लिए अगर कोई तुच्छ सा झूठ बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, जब इसका परिणाम जो है वो क्या हो जाएगा? बेदाग हो, सामान्य भलाई के लिए हो, तो ऐसा झूठ भी क्या हो जाता है? आपका सच हो जाता है। अर्थात यदि आपने किसी सामाजिक समूह या किसी एक सार्वभौमिक रूप से किसी एक बड़े निकाय को, बड़े समूह को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए अगर झूठ बोला है तो वह झूठ ना होकर सच से भी बढ़कर होता है। ये तिरुक्कुरल की अवधारणा है। आगे देखिए, कांट के श्रेणीबद्ध अनिवार्यता की बात करते हैं कि कांट का जो श्रेणीबद्ध अनिवार्यता है और व्यवहारिक अनिवार्यता के बीच मुख्य अंतर क्या होगा। अब देखो, श्रेणीबद्ध का मतलब ये निरपेक्ष आदेश तर्क संगतता पर आधारित होता है, जो कि एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। जबकि व्यवहारिक आदेश किस पर होता है? मानवता का साधन नहीं बल्कि साध्य मानने की बात कहता है। निरपेक्ष आदेश साधन के आधार पर कार्यों का मार्गदर्शन करता है, जबकि व्यवहारिक जो आदेश है वो व्यक्तियों के अंतर्निहित मूल्य और उनके अधिकारों के सम्मान पर बल देता है। तो इस प्रकार से कांट की अवधारणा आ जाएगी। अब फिर से क्वेश्चन यही था, प्रमुख पश्चिमी नैतिक विचारधाराओं और उनके प्रस्तावक। अब विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? जैसे उपयोगितावाद है। कौन आते हैं इनके आते हैं जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल। फिर आता है डियंटोलॉजी या कर्तव्य मूलक नीतिपरायण सिद्धांत। कौन आता है इसमें? इमैनुअल कांट आते हैं। सद्गुण नीति शास्त्र किसने दिया है भाई? ये सद्गुण जो नीति शास्त्र है ये दिया है अरस्तु ने। इसके अलावा सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी।
थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है। फिर आता है नैतिक अहमवाद, और अहमवाद किसका आता है? अहमवाद जो है वो फेमस है किसका? एन रैंड का। तो ये सब जो है वो किस में आते हैं? आपके विचारधाराओं में। उपयोगितावाद की अवधारणा क्या है, इसके प्रस्तावक कौन थे, और इस नैतिक सिद्धांत के विभिन्न पहलू और विविधताएं क्या क्या हैं? पहली बात तो ये है कि ये क्या कहता है उपयोगितावाद? ये कहता है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की अवधारणा पर आधारित है। मतलब किसी एक व्यक्ति के सुख की तुलना में अधिक से अधिक लोगों का क्या होना चाहिए? सुखवाद को प्रमोट करता है। उपयोगितावाद मूल सुखवाद से ही माना जाता है। इसका प्रमुख जो है प्रतिपादक वो बेंथम है, जेरेमी बेंथम। बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो इसको और आगे जाकर क्या करते हैं? प्रतिपादित करते हैं। इसमें दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक तो कौन सी हो जाएगी? निरपेक्षतावादी और एक सापेक्षतावादी। दोनों आपने पढ़ी हुई हैं। आगे विवेकानंद की प्रमुख नैतिक शिक्षाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करें। अब विवेकानंद जी क्या करके गए हैं? मानव सुख के पश्चिमी जो भौतिकवादी अवधारणा है इसके साथ भारतीय आध्यात्मवाद को प्रमोट करते हैं, सामंजस्य मिश्रण पर बल देते हैं, देशभक्ति अनुशासित व्यक्तियों को जागृत करने के लिए रामकृष्ण मिशन जो है वो तैयार करते हैं, और नर सेवा पर बल देते हैं, मानव सेवा पर बल देते हैं, सीमाओं और धर्मों से परे जाकर बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं। विश्व धर्म की संसद में ऐतिहासिक भाषण जो प्रस्तुत किया उसमें तर्क संगतता, वैज्ञानिक स्वभाव इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं, जो सब आपके क्या आ जाएंगे? विवेकानंद की शिक्षाओं में आ जाएंगे। आगे देखते हैं। चलिए, यहां से आपका पार्ट 3 पेपर 3 स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग का संरचनात्मक विकास कैसे हुआ बताइए। तो सबसे पहले बच्चों 1950 में इसकी स्थापना होती है एक सदस्यीय निकाय के रूप में। फिर क्या होगा? फिर होता है कि जो एज है, मतदान की उम्र जो है वो 18 कर दी जाती है, और इसके माध्यम से 1989 में क्या हो जाता है? 1989 में क्या बन जाएगा? ये बहुसदस्यीय निकाय बन जाएगा। फिर 1990 में पुनः एक सदस्यीय, और वर्तमान में 1993 के माध्यम से वर्तमान में क्या हो जाएगा? बहुसदस्यीय या त्रिसदस्यीय निकाय है। ऐसे आपको पूरा मेंशन करना है। वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या हो गया? वीवीपैट का हो गया वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जो क्या है? एक ऐसी प्रणाली जो मतदाताओं को मतदान की सटीकता को सत्यापित करने और चुनाव सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक कागजी रिकॉर्ड प्रदान करती है। अरे देखा होगा ना, ईवीएम के साथ में मशीन होती है जो स्लिप आपको दिखाएगी और फिर अंदर गिर जाती है कुछ सेकंड्स के बाद में, वो वीवीपैट है। तीसरा देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है। अब मानवाधिकार आयोग में कितने मेंबर आते हैं बच्चों? एक तो अध्यक्ष प्लस 5 जो है वो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और 7 कैसे सदस्य होंगे इसके? मानद सदस्य होते हैं, जो अलग अलग आयोगों के अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नीति आयोग के भीतर 2 प्राथमिक केंद्रों के नाम बताइए। अब नीति आयोग के भीतर तो प्राथमिक केंद्र कौन कौन से होंगे? एक तो टीम इंडिया, ये हब है या समूह है, और दूसरा क्या आ जाएगा इसमें? जो थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है, और दूसरा क्या आ जाएगा? नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इसको बोलेंगे ज्ञान एवं नवाचार समूह। तो इसके माध्यम से कार्य किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला क्या था? क्या कहा गया था कि जब नियुक्ति की जा रही है तो हमने कहा कि एक समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें 3 सदस्य होने चाहिए। कौन कौन 3 सदस्य होंगे? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, और इन्होंने कहा था कि इसमें कौन हो? सीजीआई। लेकिन सीजीआई लिया नहीं है, ध्यान में रखना है। क्या लिया है इसकी जगह पर? हमने एक कैबिनेट मंत्री को, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री को इसमें शामिल किया है। कब आया है ये? मार्च 2023 में आया था। ठीक है, ठीक। समिति में कौन कौन आएंगे? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजीआई। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। भारत सरकार ने सीजीआई को शामिल नहीं किया है, भारत सरकार ने कैबिनेट मंत्री को शामिल किया है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया क्या है? कैसे हटा सकते हैं? इनको हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो कौन किसके लिए करते हैं अपन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। और क्या होगी वो? संसद जो है वो दोनों सदन पृथक रूप से विशेषित बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे, तब जाकर हटाया जाएगा। और किस आधार पर हटाया जाएगा इनको? सदाचार, सिद्ध कदाचार या
अक्षमता के आधार पर। ह्यूमन राइट कमीशन की भूमिका और कार्य क्या है? अरे बहुत सारे हैं। मानवाधिकार के संरक्षण के संबंध में जितने भी कार्य हैं वो आप सब यहां पर डाल सकते हो। जैसे अर्धन्यायिक शक्तियां हैं जो क्या करती हैं, सरकारी अधिकारियों एजेंसियों को बुला सकता है, मुख्य रूप से मानवाधिकार उल्लंघन संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत करता है। आगे देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है और इस नियुक्ति के लिए जिम्मेदार समिति की संरचना क्या है? कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? एक समिति की सलाह पर। समिति का हेड जो है वो जाहिर सी बात है कौन होता है? पीएम होता है। और कौन होंगे समिति में? समिति में हेड के अलावा और कौन कौन होंगे बच्चों? इसमें विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री भी होगा। तो ये सेम ही हो गया बिल्कुल। और एक पीएम द्वारा नाम निर्देशित कैबिनेट मंत्री। चलिए, प्रकाशित सूचकांक, कौन कौन से सूचकांक प्रकाशित करता है भाई नीति आयोग? देखो, एक तो हो गया सतत विकास लक्ष्य का भारत सूचकांक, और स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, स्वास्थ्य राज्य सूचकांक, भारत का पोषण एटलस, क्रेडिट रेटिंग इंडेक्स पर प्रदर्शन, डिजिटल भुगतान स्कोर बुक कार्ड इत्यादि। आगे देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रमुख जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं? अब देखो क्या क्या कराएगा ये। देखो, इस कार्य में क्या क्या शामिल है? चुनाव आयोजित करना, समान अवसरों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करना, इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, मतदाता शिक्षण, चुनाव व्यय की निगरानी, चुनावी कदाचार को ठीक करना इत्यादि शामिल है। आगे देखो, भारत की चुनावी प्रक्रिया में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली लागू करने के क्या फायदे और नुकसान है? फायदे मतलब क्या क्या तो लाभ हो सकते हैं? अरे भाई, समय बचेगा। बार बार जो क्या लगाई जाती है, बार बार जो आदर्श आचार संहिता लगती है जिसकी वजह से सरकारी कार्यवाही ठप हो जाती है, वो बार बार नहीं लगानी पड़ेगी, एक साथ ही हो जाएगा। खर्चा कंपैरेटिवली कब आएगा? कम आएगा। एक यूनिफॉर्मिटी के साथ में कार्य किया जाएगा। ये सब इसके लाभ हो जाएंगे, है ना। जैसे इसके अलावा क्या हो जाएगा? चुनौतियां भी हो जाएंगी। जैसे अगर सरकार मध्यावधि में गिर जाती है, मध्यावधि में ही गिर गई, बीच में ही पतन हो गया, तो उसके बाद में क्या किया जाएगा? तार्किक कठिनाइयां हैं, संघवाद को चुनौती है, ठीक है। छोटे दल जो है उनका अस्तित्व गायब हो जाएगा, बड़े दलों का प्रभुत्व हो जाएगा। ये सब इसके नुकसान में आ जाएंगे। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रमुख कर्तव्य और सीमाएं क्या हैं? क्या और सीएजी की भूमिका ब्रिटेन में सीएजी से कैसे भिन्न है? अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो बात करेंगे इनके कार्यों की। तो क्या क्या करते हैं ये लोक लेखा समिति के गार्जियन के रूप में कार्य करते हैं, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, और इसके अलावा सरकारी खाते या जो संचित निधि है उसके गार्जियन के रूप में कार्य करते हैं, सरकारी खातों का अंकेक्षण करते हैं। ये सारे कार्य कौन करता है आपका? ये सारे कार्य करते हैं आपके सीएजी। अब इनके कुछ देख लेते हैं अपन, ठीक है, कि ये कैसे अलग है। देखो, यहां पर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के सीएजी जिनके पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों की शक्तियां हैं, उनके विपरीत भारत में कई विभाग सीएजी के अनुमोदन के बिना धन निकाल सकते हैं। ऐसे जो है वो इसमें अंतर आ जाएगा। संविधान के अनुसार यूपीएससी के क्या कार्य है? अब यूपीएससी क्या करता है? ये एक नियुक्ति निकाय है। क्या क्या करेगा? सिविल सेवाओं और पदों के लिए बढ़ती तरीकों पर सलाह देना, नियुक्तियों और पदोन्नति करना, उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करना, अनुशासनात्मक मामलों को देखना, कानूनी रक्षा लागत के दावों पर विचार करना, सिविल सेवा के दौरान हुई दुर्घटना के लिए पेंशन का निर्धारण करना इत्यादि जो है वो इसके कार्य हो जाते हैं। पीआई डीपीआई क्या है? पीआई डीपीआई भाई, ये जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संकल्प संरक्षण संकल्प है 2004 का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विसिल ब्लोअर संकल्प के नाम से जाना जाता है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों के संबंध में विसिल ब्लोअर से शिकायतें प्राप्त करने और उनके संदर्भ में कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाता है। आगे देखें, एक बड़ा क्वेश्चन है, पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यालय कैसे विकसित हुआ है? देखो, सबसे पहले कब आता है ये? 1941 में। अगर आप देखें इसका तो 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, उनकी जांच करने के लिए विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। 1946 में इस दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में इसको जाना गया। 1963 में क्या हो जाएगा? रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों सहित जांच के लिए विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना की गई। और 64 में बनता है आपका के संतानम समिति की सिफारिश पर सीवीसी या सतर्कता आयोग।
97 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए और उनको सुनिश्चित करने के लिए सीबीसी को सीबीआई पर पर्यवेक्षी भूमिका प्रदान की थी। इसके बाद में क्या जाएगा, 1998 एक साल बाद ही सरकार ने सीबीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। तब से लेकर आज तक ये वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। 2003 में क्या आएगा, 2003 में हम लेकर आते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, और अधिनियम के बाद में क्या बन जाएंगे, यहां पर एक आयुक्त और सतर्कता, एक तो केंद्रीय आयुक्त और अन्य आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। 2014 सीबीसी क्या करेगा, भ्रष्टाचार के आरोपों या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों को विसिल ब्लोअर से प्राप्त करने का जो अधिकार है वो यहां पर प्राप्त हो जाएगा। 13 में जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया 13 का, उसने भी सीबीसी के अधिनियम में संशोधन किया और सीबीसी को लोकपाल द्वारा संदर्भित शिकायतों की प्रारंभिक जांच और आगे की जांच करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और हाल ही में 2021 में क्या बोला गया, 2021 में कहा गया कि सीबीसी ने सतर्कता इकाइयों के अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके पोस्टिंग के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया। एक स्थान पर उनके कार्यकाल को 3 साल तक सीमित कर दिया गया है, जो पहले एक्सटेंशन था वो समाप्त कर दिया गया है। तो ये था आपका ये वाला पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम में अपन देखेंगे आगे वाले। थैंक यू, धन्यवाद।